नमस्कार साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने 1,70,461 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर मुख्य बातों को जानने के बाद विस्तार से हम जानेंगे उनके लेटर के द्वारा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन पत्र भरने की तिथि और उसके बारे में निर्देश। तो देखिए कि फॉर्म भरने किसकी बात कर रहा हूँ, पहले वो आप समझ रहे हैं ना। आप समझ रहे हैं बिहार 7th फेज शिक्षक भर्ती परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन का आवेदन शुरू होगा 15 जून से और उसकी अंतिम तिथि होगी 12/7 तक। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया है इन्होंने, 15/6 से 12/7 तक। तो मान के चलिए 28 दिन के लगभग का इन्होंने टाइम दिया है आपको। यहाँ तो कुछ ज़्यादा डिटेल है नहीं। अब मैं आपको लेकर के चलूँगा इसके मुख्य पेज पर, जहाँ से आप जान पाएंगे कि क्या क्या करना है। और ये देखिए कब जारी हुआ, ये हुआ 30/5/2023 को जारी हुआ। तो ये अभी अभी का अपडेट है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके मुख्य पृष्ठ पर और यहाँ पर से आप विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ देखिए एक डिटेल जानकारी आपके सामने, विज्ञापन संख्या 26/23 यानी कि करंट का है, ये 26 तारीख का जारी किया हुआ है। इसमें कहा गया है कि बिहार के अंतर्गत शिक्षा विभाग कुल 1,70,461 पदों के लिए नियुक्ति होगी। किसके लिए? तो जो भारतीय नागरिक हो और बिहार के अस्थायी निवासी। चलिए पहले पॉइंट को हम नोट डाउन करेंगे। पहला पॉइंट, भारतीय होना चाहिए। आप भी नोट डाउन करते जाइए, तभी आप समझ पाएंगे। इतना डिटेल लिखने से कोई नहीं समझता है। दूसरा पॉइंट होना चाहिए राज्य की नागरिकता, यानी बिहार का अस्थायी निवासी। 2 पॉइंट ये बहुत बड़े हैं, उन्हें भारतीय होना ही चाहिए। साथ ही उन्हें भारत का रेसिडेंस सर्टिफिकेट वाला बिहार का अस्थायी निवासी भी होना चाहिए, यानी उसके पास बिहार का निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये 2 पॉइंट को आपने देखा। अब यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए, प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि वर्ग 1 to 5 के अध्यापक के लिए। इसे आप ध्यान से देखें, मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दिख रहे होंगे। विषय है सामान्य उर्दू बंगला। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई ये 3 क्या है। तो ये उर्दू शिक्षक के लिए, ये बांग्ला शिक्षक के लिए, और बाद बाकी इसमें आ गए हैं, जैसे हिंदी के लिए, अंग्रेजी के लिए, ये जितने भी वो सामान्य में आ गए हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कि जनरल के लिए सीट कितनी है। तो जनरल्स के लिए सीट है 13,397 और उर्दू के लिए। अब आप डिटेल यहाँ पर रोक करके वीडियो को देख लीजिएगा। अगर मैं इसी को करता रहूँ तो बहुत लेंदी हो जाएगा। आप इसे रोक करके देख सकते हैं कि किसके लिए कितनी सीटें दी गई है। मैं आपको सारा दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे पॉइंट को देखते हैं। यहाँ पर देखिए श्रेणी एवं सेवा के अधीन वर्ग। तो यहाँ पर जो होगा ये विद्यालय अध्यापक होगा, यानी ये जो पोस्ट का नाम क्या होगा, पोस्ट का नाम होगा विद्यालय अध्यापक। और अराजपत्रित का मतलब अनगेस्टेड ऑफिसर। गेस्टेड ऑफिसर आप सभी जानते हैं, जो राजपत्रित अधिकारी होती है वे हरे कलर से साइन करते, ग्रीन कलर से साइन वो करेंगे। आप समझ जाइएगा, यदि किसी ने ग्रीन कलर से साइन किया है तो आप समझ जाइएगा कि वो राजपत्रित अधिकारी है। तो जैसे कि मैं उदाहरण दे देता हूँ, जैसे कि प्रिंसिपल होते हैं, डॉक्टर होते हैं, और भी कई सारे होते हैं, ये समझिए आपने। इसके बाद कहा गया वेतनमान। किसके लिए वेतनमान? 1 to 5 के लिए वेतनमान कितना है? 1 to 5 के लिए आपको सैलरी मिलेगी 25,000 रुपये मूल वेतन। इसके बाद आपको इसमें DA मिलेगा, HRA मिलेगा, और सब जोड़ जाड़ के लगभग 37,000 के करीब ये पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? 37,000 के करीब में बता रहा हूं, मैं एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो आपने 3-4 बातें समझी। पहली तो भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर बिहार का नागरिक होना चाहिए, वो भी अस्थाई वाला।
फिर इसके साथ उसकी जो पोस्ट का नाम होगा वो कहा जाएगा विद्यालय अध्यापक और राजपत्रित होगा। ये सैलरी उसका मूल वेतन 25,000 होगा। इसके बाद उन्हें भत्ते भी मिलेंगे। सबसे बड़ा बदलाव जो इस बार देखने को मिल रहा है वह है पेंशन। देखिए, जब पेंशन की बात होती है ना तो वो अस्थाई नियुक्ति में पेंशन दिया जाता है। किसमें? अस्थाई नियुक्ति। ध्यान से देखिएगा, मैंने किस शब्द का इस्तेमाल किया? नियुक्ति। अगर नियोजन होगा तो नियोजन में बहुत कम लाभ मिलता है, उन्हें पेंशन भी नहीं मिलता है। तो अभी जो छठा चरण में हुआ था उसे नियोजन कहा गया था, जबकि इस बार जो हो रहा है वो नियुक्ति हो रहा है। अब परीक्षामान की अवधि, परीक्षामान अवधि क्या होता है पहले आप समझिए। प्रोबेशन पीरियड, इसको क्या कहते हैं? प्रोबेशन पीरियड। किसी में 6 महीने का होता है, किसी में 2 साल का भी होता है प्रोबेशन पीरियड। तो प्रोबेशन पीरियड होता क्या है? प्रोबेशन पीरियड ये होता है कि भले ही आपने ज्वाइनिंग कर ली हो, लेकिन आपको पूर्ण तरह से अस्थायी होने के लिए 2 साल तक, कम से कम 2 साल तक आपके अच्छे व्यवहार होने चाहिए। ऐसे तो हमेशा होने चाहिए, 2 साल ही क्यों, ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन 2 साल के अंतर्गत आपके अंदर त्रुटि पाई गई या आपके अंदर कोई दोष पाया गया, कुछ भी पाया गया, तो आपको हटाया जा सकता है। तो ये जो पीरियड है प्रोबेशन पीरियड, इसमें हमें संभल के रहने की जरूरत है। अगला है, अगर संतोषजनक नहीं पाया गया, यहाँ कह रहा 2 वर्षों का मतलब ये प्रोबेशन पीरियड है, तो अगर संतोष नहीं पाया गया तब क्या होगा? तो आपको 1 वर्ष के लिए विस्तार करेगा, है ना, और 1 साल ही रखा जाएगा, इसके ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। तो ये था 1 to 5 के लिए पॉइंट। फिर से आप नोट डाउन करेंगे। भारत का नागरिक, बिहार का नागरिक, सैलरी 25,000 प्लस भत्ते, आप गेजेटेड ऑफिसर नहीं कहलाएंगे, आपका विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे। ये नियुक्ति प्रक्रिया होगी। इसके बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। ये सब आपने समझ लिया। ये सब बातें हैं 1 to 5 के लिए, और सीटों को मैंने कहा देख लीजिएगा। अब देखते हैं 6 to 8 के लिए। तो 6 to 8 तो यहाँ नहीं दिया है, यहाँ दिया है 9 to 10। तो चलिए 9 to 10 के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला का पोस्ट दिया हुआ है, यानी ये सब सब्जेक्ट है। इस पर आप शिक्षक बन सकते हैं, और किसके लिए कितनी सीटें हैं वो भी यहाँ पर दी गई हैं। आप इसे आराम से देख लीजिएगा। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है टीचर्स लर्निंग सेंटर, हमारे चैनल का भी नाम है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी है टीचर्स लर्निंग सेंटर। उसी में आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आपको मैं PDF उसमें डाल दूंगा। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। किसके लिए? तो 9 to 10 के लिए, ठीक है। तो 9 to 10 के लिए क्या कहा गया? पहले 2 पॉइंट तो मान्य रहेंगे। जो पहला 2 पॉइंट था वही रहेगा। पहला पॉइंट क्या? बिहार और भारत का नागरिक, ये दोनों तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावे आप कहलाएंगे विद्यालय अध्यापक और राजपत्रित, यानी इसे भी राजपत्रित का दर्जा नहीं दिया गया, ये भी अनगेजेटेड ऑफिसर हैं। इसके बाद मूल वेतन कितना है? 31,000 रुपये, और इसके बाद इसमें भत्ते भी मिलेंगे। अब पेंशन भी मिलेगा, इसमें बिल्कुल मिलेगा। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। अगर नहीं पाया गया अच्छा से व्यवहार तो आपको 1 साल के लिए और बढ़ाया जाएगा। तो सेम टू सेम मैच हो रहा है। फिर हम देखते हैं 11-12 के शिक्षक के लिए। तो 11-12 के शिक्षक आप बन सकते हैं जंतु विज्ञान में, वनस्पति विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, गणित में, भौतिकी रसायन में, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, गृह विज्ञान, संगीत, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें बन सकते हैं। इसके अलावे आपका यहाँ पर दिया गया और सब्जेक्ट है अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू में। सीटों के बारे में मैंने कहा कि आप आराम से सीट देख लीजिएगा। मैं सीट यहाँ पर थोड़ा सा ये कर देता हूँ, इसके बाद मैं PDF डाल दूंगा, उसमें से आप देख लेंगे। चलिए अब ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा विद्यालय अध्यापक और नॉन गेजेटेड ऑफिसर। इसे भी गेजेटेड के श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसके जो कैंडिडेट होंगे उन्हें मिलेगा 32,000 रुपया मासिक, और साथ में उन्हें मिलेंगे भत्ते।
इसके अलावे पेंशन है और प्रोबेशन पीरियड भी 2 साल का है। तो सेम टू सेम चल रहा है, अभी कोई बदलाव ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। अब मिलेगा आपको बदलाव देखने को। चलिए देखते हैं क्या आपको जाननी चाहिए। अब देखते हैं प्राथमिक विद्यालय के मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के विषयवार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से वेबसाइट, यहाँ पर देखिए आप वेबसाइट दिया हो bpsc.bhi.nic.in पर उपलब्ध है, आप रोस्टर को देख सकते हैं। संख्या जो है ये औपबंधिक है, ये घट या बढ़ सकती है, कभी कभी बढ़ भी जाता है, कभी कभी घट भी जाता है, ये परमानेंट नहीं है। तो चलिए इतना दिमाग नहीं लगाना है। 1,70,471 जो है उसी पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन एक से अधिक चरणों में किया जा सकता है। देखिए यहाँ कह सकता है कि ज़्यादा विद्यार्थी होंगे तो जिस प्रकार सीटेट का आप एग्जाम देख चुके हैं कि अलग अलग डेट में होता है, उस तरह भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 4 डेट आपको जो पहले बताए थे हमने, उसी के अनुसार आपको मान के चलने हैं कि 1 to 5 का अलग डेट, 6 to 8 का अलग डेट, फिर 9, 10 का अलग डेट और 11, 12 का भी अलग डेट होगा। अब अध्यापक पद के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए, और आपको यहीं पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो भारत का नागरिक हो और बिहार का भी अस्थायी निवासी हो, और अस्थायी नहीं चलेगा। दूसरा बात, वह एनसीटी द्वारा जो भी योग्यता है जैसे कि डीएड, डीएलएड, बीएड, उसके अनुसार एनसीटी जो ट्रेनिंग करवाता है उसके अनुसार आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। यानी आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगली बात को देखते हैं। 1 to 5 के लिए फिर हम चर्चा करेंगे, वो तो मूल चर्चा थी, ये विस्तृत चर्चा है। 1 to 5 के शिक्षक कौन बन सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर जिसने 50% अंक के साथ इंटर किया हो, उच्चतर माध्यमिक का मतलब इंटर किया हो, या कम से कम 50% इंटर में होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि या तो उसने 45% कम से कम अंकों के साथ डिप्लोमा किया हो, जिसे हम डीएलएड के नाम से जानते हैं। फिर से देखिए, वह 50% के साथ इंटर किया हो और साथ में डीएलएड किया हो। देखिए इंटर प्लस डीएलएड, ठीक है, इसमें 45% प्लस डीएलएड है ना। इसमें क्या है, देखिए 2 ठो डीएलएड का है और इंटर का 2 ठो हुआ, 50% और 45%। अब देखिए नीचे जरा सा, नीचे ये है कि 50% के साथ स्नातक, जिसे हम कहते हैं बीएड। अच्छा, एक और यहाँ पर बदलाव है, आपको देखने की जरूरत है। न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटर है, उच्चतर माध्यमिक का मतलब इंटर है, 50% के साथ इंटर और 4 वर्षीय बीए बीएलएड, आजकल होता है बीए बीएड होता है, अगर वो भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके सवाल आते होंगे क्या ये सब सभी होने चाहिए? नहीं, कोई एक होना चाहिए, चाहे 50% के साथ इंटर और डीएड, चाहे 45% के साथ इंटर या डीएड, या 50% के साथ इंटर, या 4 वर्षीय जो कार्यक्रम है आजकल तो हो गया बीए बीएलएड है ना, तो ये होना चाहिए, ये भी चलेगा। इसके बाद 50% कम से कम बोल रहा हूँ, इंटर 50% के साथ इंटर और साथ में विशेष शिक्षा में डीएलएड कह सकते हैं, यानी जो ट्रेनिंग की बात हो रही है विशेष शिक्षा में हो। फिर नीचे कहा या तो वो ग्रेजुएशन किया हो या उसने ग्रेजुएशन के साथ 2 वर्ष का कोई भी डिप्लोमा किया हो, चाहे वो बीएड हो चाहे डीएड हो। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा 50% इंटर साथ में डीएलएड, 45% इंटर साथ में डीएलएड, 50% इंटर और 4 वर्षीय बीए बीएड जो भी कह सकते हैं वो, और फिर अगला है 50% के साथ इंटर और साथ में विशेष शिक्षा में ट्रेनिंग, और इसके बाद
पाँचवा, 1 2 3 4 5, पाँचवा ऑप्शन ये कह रहा है कि आपने ग्रेजुएशन किया हो और 2 वर्ष का चाहे किसी भी नाम से आपने ट्रेनिंग ली हो। और यहीं पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। फिर देखते हैं थोड़ा सा नीचे, या आपने 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन किया है और साथ में बीएड किया है। फिर नीचे है न्यूनतम 55% अंकों के साथ आपने एमए किया हो, चाहे 3 वर्षीय, देखिए चाहे नहीं, 55% के साथ आपने एमए किया हो, एमए एमएससी एमकॉम हो सकता है, ये मैं नहीं कह रहा, और साथ में उसने एक बीएड या एमएड भी किया हो, वो 125 के फॉर्म भर सकते हैं। परंतु ज़रा ध्यान दीजिए, परंतु ये कहा जा रहा है कि यदि आपने एनसीटी द्वारा ये जो ट्रेनिंग नहीं किया है तो आपको दिक्कत हो सकता है, यानी आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी को एनसीटी की मान्यता होनी चाहिए। अब एक बात और कि कह रहा है कि 1 to 5 तक पढ़ाने के लिए विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्ति किया जा सकेगा, किंतु इस प्रकार विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को मूल कोटि के विद्यालय अध्यापक के रूप में नियुक्त होने के 2 साल के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का सेतु कोर्स, इतना लंबा को छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने बीएड किया है, क्या किया है, बीएड किया है, 1 to 5 डीएलएड वाले को नहीं, अगर आपने बीएड किया है तो बीएड करने के, आपने बीएड कर लिया, आपकी ज्वाइनिंग हो गई, तो आपको 6 महीने के अंदर, है ना, 6 महीने के अंदर नहीं, 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 2 साल के अंदर 6 महीने का एक सेतु कोर्स करना होगा। और जब आप ये ब्रिज कोर्स करेंगे तो आपको उसमें भी वेतन मिलेगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है जिसने भी 3 वर्ष का एकीकृत बीए बीएलएड या एमए बीएड या एमए एमएलएड, इस टाइप का आजकल चलने लगा है, बीएससी बीएड, बीए बीएड ये किया है, तो वो भी 1 to 5 के शिक्षक बन सकते हैं। साथ में उसे 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स भी करना होगा। तो कुल मिलाकर क्लियर बात है कि एकीकृत रूप में आपने बीएड किया हो, एमएड किया हो या नॉर्मल रूप से किया हो, आपको 2 साल के अंदर ब्रिज कोर्स करना ही होगा। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि 1 से 5 के उर्दू पदों पर, सबकी बात नहीं है, उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड या मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में 50% इंटर और साथ में उर्दू में शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है। चौथा पॉइंट है 1 to 5 बांग्ला शिक्षकों के लिए 50% इंटर, साथ में बांग्ला में आपको ट्रेनिंग भी किया जाना होगा। 50% इंटर अथवा किसी मान्यता प्राप्त, वो तो ट्रेनिंग तो करना ही होगा, किसी मान्यता प्राप्त बांग्ला में स्नातक भी किए हैं तो चलेगा। उसके बाद यहाँ कहा है कि समकक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री या प्राच्य भाषा विशेष संबंधी डिग्री समान विश्वविद्यालय अध्यापक 1 to 5 पद पर नियुक्त हेतु मान्य नहीं है। किसी सोसाइटी अथवा ट्रस्ट द्वारा स्थापित, देखिए यहाँ पर कह रहा है जो एनसीटी दिया है मान्यता उसी का सिर्फ मानेगा। आप क्वालिफिकेशन के लिए ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के लिए आपको किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा आपका जो इंटर है, ग्रेजुएशन है, वो चलेगा, लेकिन आपने किसी संस्था के द्वारा इंटर और ग्रेजुएशन किया है तो वो मान्य नहीं है। साथ में जो भी ट्रेनिंग किए हैं वो एनसीटी अप्रूव्ड होना ही चाहिए। किसी स्वैच्छिक संस्थानों में विशेष भाषा की उपाधि या डिग्री कर लिया तो ये सब नहीं मान्य होगा। फिर यहाँ कह रहा है 1 to 5 के लिए अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग बीसी 1 कह सकते हैं, एमबीसी भी कह सकते हैं, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग के अभ्यर्थियों को 5% की छूट है। किसको किसको कितनी छूट है? एससी,
ST, MBC जिसे BC1 भी कहा जाता है, BC, OBC, दिव्यांग के लिए 5% की छूट है। सामान्य में देखते हैं अब 9 से 10 के लिए, ठीक है, उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो किसी कैंडिडेट अगर भरना चाहते हैं 9-10 के लिए तो उन्हें कम से कम 50% के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA, BCom या BSc, इसके अलावे अगर स्नातकोत्तर जिसको MA, MCom, MSc दोनों में से किसी एक में पास होना जरूरी है। फिर से समझिए, 50% के साथ मैं एक BA लेके चलता हूँ, BA या 50% के साथ MA और साथ में उसे B.Ed भी चाहिए। ये किसके लिए? 9 to 10 के लिए। मैं सिर्फ मूल बातों को बता रहा हूँ। अगर ये आपने नहीं किया है तो कम से कम 45% के साथ, ठीक है, कम से कम 45% के साथ BA, 45% के साथ MA और साथ में B.Ed, ये आपको करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं अगर वो भी नहीं किए तो या तो आपने BSc B.Ed किया हो या BA B.Ed किया हो, जो 4 वर्षीय कोर्स होते हैं, ये किया हो तो भी आप भर सकते हैं। परंतु यहाँ ये कह रहा है कि SC, ST, MBC, OBC और दिव्यांग बच्चों को 5% की छूट दी जाएगी, जो पूर्ववत है। यहाँ कह रहा है कि यदि कोई गणित का शिक्षक बनना चाहता है, मैथ टीचर, तो उन्हें फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री और स्टैटिक्स में से किसी 2 में पढ़ाई करनी ही होनी चाहिए। यदि कोई मैथ लिया है तो इसको बोलते हैं PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यही बात कह रही है यहाँ पर। फिर से समझिए कि यदि कोई मैथ का टीचर बनता है तो फिजिक्स यानी भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी, किसी 2 में तो पढ़ा ही होना चाहिए। यानी जब उन्होंने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन के समय इनमें से कोई 2 क्वेश्चन बोलते हैं, 2 सब्जेक्ट होने ही चाहिए। अगर नहीं तो उन्हें इंजीनियरिंग से जो स्नातक किया है उन्होंने, उसमें मैथ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अगर कोई साइंस टीचर बनना चाहता है तो उन्हें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन शास्त्र में पढ़ाई करनी ही होना होगा, मतलब पढ़ाई ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं तो इंजीनियरिंग जो किया है वो ग्रेजुएशन, उसमें साइंस होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान के लिए अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो उसके लिए उन्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस में कम से कम 2 में पढ़ाई करनी हुई होगी, और नहीं तो नहीं चलेगा। इसके बाद एक पॉइंट और डाला है, इतिहास या भूगोल तो होना ही चाहिए दोनों में 1 ठो। अगर किसी ने हिस्ट्री लिया है और बाद बाकी और कोई 2 सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री के साथ भूगोल ले लिया है या इकोनॉमिक्स ले लिया है या पॉलिटिकल ले लिया, चलेगा, लेकिन हिस्ट्री और भूगोल दोनों में से एक सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, और नहीं तो नहीं भर सकते फॉर्म। मान लीजिए किसी बच्चे ने समाज शास्त्र ले लिया, ठीक है, उसने हिंदी रखा, उसने इंग्लिश रखा, उसने और कुछ रखा, लेकिन हिस्ट्री या भूगोल नहीं रखा, तो वो ये फॉर्म को नहीं भर सकते। भाषा संबंधित विषय के लिए तो यदि कोई भाषा संबंधित, जैसे साइंस का टीचर बनना चाहे, कोई हिंदी का टीचर बनना चाहता है, कोई इंग्लिश का टीचर बनना चाहता है, कोई बांग्ला का टीचर बनना चाहता है, तो उसी कंसर्न सब्जेक्ट में उसे ग्रेजुएशन करना होगा, तभी भर सकते हैं। अभी 11-12 के लिए देख लेते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो 50% के साथ MA, MCom या MSc होनी चाहिए, साथ में B.Ed। क्या होना चाहिए उन्हें? MA और साथ में B.Ed।
मैं एमए लिख देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि एमएससी एमकॉम नहीं, मैं सिर्फ लिखने के लिए इसमें 50% और साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 45% भी हो एमए में और साथ में बीएड, तो उसके लिए यहाँ कंडीशन दिया हुआ वो आप देख लें। अब देखिए ये पहले का है ना, इसीलिए 10/12/2007 को ये जो घोषणा आया था उसका बात कर रहा है, और साथ में बीएड। अब नीचे देखिए, अगर 50% संदेह मतलब सहित विनिर्देश विषय में स्नातकोत्तर का मतलब एमए होता है, या इसके समतुल्य इसने कुछ किया हो, तो इससे कह सकते हैं हम बीएड या बीएससी बीएड किया हो, तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कम से कम 50% में एमए होना ही चाहिए। इसके अलावे अगर किसी ने 55% अंकों के साथ समकक्ष में किया हो, ये समकक्ष क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। समकक्ष का मतलब होता है जैसे कि एक होता है स्टेट बोर्ड, एक होता है ओपन स्कूलिंग, उसको कहते हैं समकक्ष, और भी इस तरह के हो सकते हैं। अगर किसी ने एमए किया है और 3 वर्षीय एकीकृत बीए एमएड किया है, तो वो भी इसको भर सकते हैं। साथ में 5% छूट किसको किसको मिलेगा, एससी एसटी ओबीसी और दिव्यांगों, एमबीसी को भी। अब आप देख लीजिए 11-12 के शिक्षक के लिए अगर कोई फिजिक्स का टीचर बनना चाहता है, तो उसको जो उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया, जिसको पीजी बोलते हैं, एमए बोलते हैं, एमएससी बोलते हैं, एमकॉम बोलते हैं, फिजिक्स वाले में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए ये देख लीजिए। तो फिजिक्स वाले का जो टीचर बन सकता है वो जो फिजिक्स से पढ़ाई किया वो बन सकता है, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से किया वो फिजिक्स का टीचर बन सकता है, जिन्होंने अप्लाइड फिजिक्स से एमए किया है वो भी फिजिक्स, एमएससी किया है वो फिजिक्स का टीचर बन सकता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में जिन्होंने एमए किया है या एमएससी किया है, एमकॉम किया है, तो वो कर सकते हैं। सब तो कर नहीं सकता, मैं एक नाम लेकर के चलता हूँ। केमिस्ट्री के टीचर कौन बन सकता है, जिन्होंने केमिस्ट्री से पीजी किया है या बायोकेमिस्ट्री से पीजी किया है। इकोनॉमिक्स के टीचर वो बन सकते हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स से पीजी किया है या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स से पीजी किया है। ये सब में करने की जरूरत नहीं है, किसी एक में होना चाहिए। समझ रहे हैं आप, यहाँ क्रिएशन थोड़ी ना है, यहाँ तो पीजी है। अगर आप इसमें किया तो बन जाइएगा, अगर आपने इसमें किया तो भी बन जाइएगा, है ना, ये बात मैं कह रहा हूँ। कॉमर्स के लिए कौन कर सकता है, जिसने मास्टर डिग्री की है, जिसको पीजी बोलते हैं कॉमर्स में, और उसने उसको एमकॉम अप्लाइड बोलते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल। यहाँ कह रहा है डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स शेल नॉट बी एलिजिबल, ये दोनों नहीं भर सकते हैं। कॉमर्स में टीचर बनने के लिए आपको मास्टर डिग्री ही होना चाहिए कॉमर्स में, इसके अलावा कुछ नहीं। बायोलॉजी के टीचर कौन बनेगा, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, और प्रोवाइडेड दे हैव स्टडी बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन में अगर जूलॉजी बॉटनी किया है तो ही वो बायोलॉजी के टीचर बन सकते हैं। मैथ वाला में तो मैथ का टीचर कौन बन सकता है 11-12 के लिए, जिन्होंने मैथमेटिक्स किया है या अप्लाइड मैथमेटिक्स में पीजी किया है। अब योग्यता क्या चाहिए 11-12 के लिए, तो पीजी चाहिए कम से कम 50% के साथ। इसके बाद उसने DOEACC को स्तर ए एवं किसी विषय में स्नातक, सीधा समझिए आपने पीजी में 50% के साथ पीजी किया है। इसमें बीएड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें बीएड की ज़रूरत या बीटी की ज़रूरत या एमएड की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सब्जेक्ट टीचर होते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर, या कि उसने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीटेक किया हो या बी किया हो, किसमें, कंप्यूटर साइंस या आईटी में। फिर अगला क्या है, उसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में बीई या बीटेक की उपाधि की हो, साथ में कंप्यूटर में पीजी किया हो। अगला है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पीजी किया हो या एमसीए किया हो, या उसने विश्वविद्यालय से पीजी किया हो। तो कुल मिलाकर के पीजी तो आ ही रहा है,
कंप्यूटर साइंस में पीजी किया हो या बीसीए किया हो और एवं साथ में किसी विषय में पीजी किया हो। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में पीजी किया हो और किसी अन्य विषय में भी पीजी किया हो। चलिए, ये सब आपने देख लिया। अब यहाँ दिखा रहा है एमसीए के बारे में। तो एमसीए पर उन्होंने कहा है 3 वर्षीय कोर्स होनी चाहिए जिसमें 6 सेमेस्टर हो। छूट उसी प्रकार मिलेगी, एसटी, एससी, एमबीसी, ओबीसी और दिव्यांग को 5% की छूट दी जाएगी। संगीत के टीचर के लिए कहा है कि 50% के साथ कम से कम किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से संगीत में पीजी किया हो और अगर इसमें किसी भी मान्यता संबंधी विवाद होगा तो प्रशासनिक विभाग इस पर अंतिम निर्णय लेगा। अब है 11-12 के कॉमर्स टीचर के लिए। तो उन्होंने 3 वर्षीय उद्यमिता में किया हो पीजी, या लेखा शास्त्र में, या बिजनेस स्टडी में, या वाणिज्य में, है ना। तो ये किसी तीनों विषयों में से किसी एक ही विषय में आप भर सकते हैं फॉर्म। कॉमर्स के लिए अगर भरेंगे तीनों में नहीं भर सकते हैं, किसी एक, आपने बता दिया ना, उद्यमिता, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी में किसी एक के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में देख लेते हैं। केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष एवं इंटर अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र मान्य होगा। केंद्र अथवा राज्य के अधीन गठित विद्यालय विश्वविद्यालय अनुविभाग से मान्यता प्राप्त, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका स्कूल जो बोर्ड है, स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड जिसको सीबीएसई भी कहते हैं, फिर झारखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, तो बोर्ड और इसके बाद जो ओपन स्कूलिंग है उससे भी किया है तो उसको मान्यता मिलेगी और ज़्यादा कुछ नहीं। ट्रेनिंग किया है तो आपको एनसीटी से मान्यता कॉलेज से होना ही चाहिए या यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। ये सब कुछ ज़्यादा है नहीं। अब यहाँ पर आता है, यहाँ पर राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा। देखिए, अगर आप 1 to 5 के लिए कर रहे हैं तो आपको सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 में पास होना ही पड़ेगा, वही भर सकते हैं। जो सीटेट पास नहीं है, एक ने हमसे क्वेरी किया, वो भी मैं बताता हूँ। सीटेट पास हैं लेवल 1 में या बीटेट पास हैं लेवल 1 में, तभी आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। अगर आप माध्यमिक में जाते हैं, प्राथमिक और माध्यमिक के लिए भी कहा है। देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा समझने वाली फेर है। 1 to 5 में आप सीटेट के साथ जा सकते हैं, एसटेट तो रहेगा ही, जिसे हम बीटेट के नाम से जानते हैं, वो तो रहेगा ही। 1 to 5 के लिए जा सकते हैं, लेकिन 6 to 8 में सिर्फ और सिर्फ स्टेट टेट वाले जाएंगे, सीटेट वाले नहीं जाएंगे जिन्होंने स्टेट टेट में लेवल 1 को पास किया है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि यदि उच्चतर माध्यमिक की बात करें तो उसमें भी कौन फॉर्म भर सकते हैं? एसटेट वाले, एसटेट वाले जिन्होंने लेवल 2 को पास किया है। तो कुल मिला करके ये निष्कर्ष निकला कि सीटेट वाले सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 के फॉर्म भर सकते हैं, 1 to 5 सीटेट, बाद बाकी में नहीं भर सकते हैं। समझ गए बात? परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक, जो 2012 से पहले के शिक्षक जो काम कर रहे हैं, अभी ज्वाइनिंग किए हुए हैं, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं होगी। देखिए, उस समय जो बहाली हुई थी 2012 से, उस समय दक्षता परीक्षा ली गई थी, तो उनके लिए बीटेट या सीटेट या एसटेट की जरूरत नहीं है। किनके लिए? जो 2012 से पहले पास हुए हैं उनके लिए सीटेट और बीटेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने दक्षता परीक्षा उसी समय पास कर ली थी। समझ गए बात? आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, जो भी शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी हैं जो शैक्षणिक योग्यता धारित करते हैं,
पात्रता परीक्षा भी पास हैं, प्रशिक्षण भी पूरा कर लिया है या सम्मिलित होने वाले हैं, परीक्षा में देने वाले हैं, वे भी अध्यापक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ बहुत बड़ा बदलाव है, यानी जो अपियरिंग कैंडिडेट है, जो सेकेंड ईयर में चल रहे हैं बीटी बीएड में, वो भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि 31/8/2023 तक उसको बीटी या बीएड जो भी है वो कंप्लीट कर लेना होगा। ये दो भेदुआ वाली स्थिति है। अगर आपने फॉर्म भरा और 31 अगस्त तक आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो कैसे आपको माना जाएगा आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ कि नहीं? तो इसके लिए यहाँ प्रावधान किया है कि 31/8/2023 में भाग लेने का प्रमाण या एडमिट कार्ड आपको परीक्षा फल सहित दिखाना होगा। यानी आपको एडमिट कार्ड के साथ 31 अगस्त 2023 तक रिजल्ट भी दिखाना होगा। समझ गए बात? और देख लेते हैं कुछ और है क्या। शिक्षक प्रशिक्षण के वैसे अभ्यर्थी जो योग्यता आधारित करते हो पात्रता शिक्षक पूरा कर लिए हो, सीटेड सम्मिलित प्रशिक्षण। ओहो, यहाँ ये भी बात कहा है, ये भी समझ लीजिए आप। आपको कहा है कि यदि आप सीटेड कंप्लीट नहीं किए हैं, आपने ट्रेनिंग कर लिया, वो भी समझिए, वो तो पहला वाला तो था ही, दूसरा वाला भी समझिए। अगर आपने सीटेड कंप्लीट कर लिया है लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया, आपने परीक्षा दिया, आप अपियरिंग वाले भी हैं, देखिए पास कर लिया तो ठीक है, आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपको 31 अगस्त तक आपको रिजल्ट दिखाना होगा और एडमिट कार्ड दिखाना होगा। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो जुलाई सेशन वाला में यदि सीटेट में फॉर्म भरते हैं, अभी जुलाई सेशन में होने वाला सीटेट का, और सीटेट पास करने के बाद अगर 31 अगस्त तक आपका रिजल्ट भी आ जाता है तो भी आप इसके लायक हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे क्या कह रहा है। साथ में जब आप आवेदन करेंगे तो आपको घोषणा पत्र देना होगा। किसके लिए? जिन्होंने अभी तक टेट पास नहीं किया, जो अपियरिंग है उनके लिए। अब देखिए ये सभी बातें जो है, प्रमाण पत्र यदि आवेदन जमा करने के पूर्व ही निर्गत हो तो उपरोक्त स्वघोषणा आधारित विकल्प लागू नहीं होगा। तो वही बात है कि अगर आपने उससे पहले आपको सारा सर्टिफिकेट आ गया, सीटेट बीटेट जो भी उसका आ गया, तो आपको घोषणा पत्र देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो आपका आ गया। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के संबंध में अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन में अंकित करना होगा और उसकी छाया प्रति भी देनी होगी। उदाहरण से समझते हैं इन बात को कि मान लीजिए 1 to 5 के लिए कोई कैंडिडेट है जो शैक्षणिक योग्यता धारण करता है, उसने इंटर भी किया है 50% के साथ, उसने ट्रेनिंग भी कर ली है, उसने सीटेट पेपर 1 में उत्तीर्ण हो, परंतु शैक्षणिक योग्यता, देखिए दोनों बातें हमने कही थी, वो सीटेट भी पास हो गया है। दो कंडीशन बताएं। पहला कंडीशन था कि अगर नहीं पास हो पाए तो पास हो गए आ जाइए 31 अगस्त तक, और अगर पास कर लिए सीटेट, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ, आप सेकंड ईयर में थे, सीटेट परीक्षा दिए, आप पास कर गए, तो आपको 31 अगस्त तक आपको वो कागज़ दिखाने होंगे। और नहीं तो अगर आपने 31 के बाद अगर 1/9 को अपना ट्रेनिंग कंप्लीट का सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो आपको मान्य नहीं होगा। आयु सीमा देखिए, सभी पदों के लिए न्यूनतम और अधिकतम उम्र की जो गणना होगी वो 1 अगस्त 2023 से होगी। प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2023, मतलब ये आपको डेट दे दिया गया, सभी देते हैं, तो कम से कम आपको 18 वर्ष होना पड़ेगा, है ना। कम से कम 18 वर्ष किसके लिए? 1 to 5 तथा 6 to 8 के लिए। 1 to 5 और 6 to 8 के लिए आपको कम से कम 18 वर्ष होने चाहिए। उससे ऊपर जाते हैं यानी 6 से 12 तक आप जाते हैं, 8 से 12 तक, जिसको 9 भी कह सकते हैं, तो ऊपर जाते हैं तो आपको 21 वर्ष। अब फिर से देखिएगा, अब
फिर से समझिए, न्यूनतम 18 वर्ष 1 to 5 6 to 8, उससे ऊपर 9 10 11 12 के लिए 21 वर्ष। अधिकतम आयु जनरल के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एमबीसी, पिछड़े वर्ग की महिला और जनरल महिला के लिए 40 वर्ष, यानी 3 वर्ष का छूट हो गया यहाँ पर। जनरल के लिए 37 वर्ष, ST SC की तो अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ OBC MBC या पिछड़े वर्ग की महिला और जनरल महिला के लिए भी 40 वर्ष, ST SC के लिए 42 वर्ष, चाहे पुरुष हो या महिला हो, और आपको रिटायरमेंट मिलेगा 60 साल में। तो अगर आपने ये योग्यता पूरा करते हो तभी फॉर्म भरें, अन्यथा भरने की क्या ज़रूरत है। अब छूट की बात करें तो आयु सीमा में छूट, तो नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम समव्यवहार में अधिकतम आयु वर्ष में 10 वर्ष की छूट आधार मानकर दी होगी। तो इस तरह देखिए कि आपका तो 10 साल का छूट दे दिया, यदि वो ये जो नियमावली बना है उससे पहले की बात हो रही है, जब से नियमावली लागू हुआ, अभी हाल ही में हुआ, उससे पहले अगर आपने एज को क्रॉस भी कर लिया है कि मान लीजिए देखिए क्या दिया है, 37 दिया था जनरल के लिए, तो आपका 10 साल का छूट भी तो दे रहा है, तो आप तो भर ही सकते हैं। परंतु यहाँ परंतु बहुत लगाया है इन्होंने, कह रहा है कि जो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थी जो वर्तमान विज्ञापन के तहत आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट 1/8/19 को आधार मान कर दिया जाएगा। उसको तो ऐसे ही छूट दे दिया 4 साल का, है कि नहीं। और किसी ने वाणिज्य में माध्यमिक शिक्षक के लिए एस्टेट 2022 में पास किया था, तो और अभी वो भरते हैं तो उन्हें 22 को आधार मान करके छूट दिया जाएगा। 10 साल का छूट है, लेकिन देखिए क्या मान के दिया है। फिर दूसरा पॉइंट ये कहता है यदि कोई 19 में पास किया है कंप्यूटर साइंस में, तो उन्हें 19 को आधार मान करके 8 साल का छूट दिया जाएगा। यहाँ कहा था अधिकतम 10 साल, इसका मतलब ये नहीं सबको 10 साल नहीं दिया। फिर तीसरा है कि यदि कोई पंचायती राज संस्था या निकाय के अंतर्गत नियुक्त और कार्यरत शिक्षक हैं, यानी जो अभी हाल ही में हुआ था पंचायती राज के तहत हुआ था ना, जो 6ठा चरण, तो उन्हें अधिकतम आयु सीमा शिथिल रहेगी, उन्हें किसी भी प्रकार का छूट नहीं मिलेगा। सामान्य प्रशासन के ज्ञापन 962 और दिनांक 21 के आलोक में अधिकतम आयु के दिव्यांगों को में 10 साल की छूट दी है, लेकिन उसके लिए आपको दिव्यांगता का दावा करना होगा, उसके लिए जो अधिकारी है उसका लेटर जारी करना होगा। फिर इसके बाद जो भूतपूर्व सैनिक है उन्हें 3 वर्ष का और प्रतिरक्षी सेवा में बिताए गए सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, यानी 3 साल का तो छूट मिलेगा ही, और जितना साल उन्होंने प्रतिरक्षी के हिसाब से सेवा किया है तो उसका भी छूट उसी हिसाब से मिलेगा। वास्तविक आवेदन करके 53 से अधिक ना हो, तो उनकी कितना दे रही है, 53 साल से अधिक वो नहीं होने चाहिए, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया कैसे होगी, इस पर ध्यान देने की बात है। तो चयन प्रक्रिया जो होगी वो भाषा अर्हता, यानी कि आपको 2 भागों में है, पहला भाग में 25, दूसरा भाग में 75। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर से आप लैंग्वेज चयन कर लीजिए। मान लीजिए मैं किसी एक्स लड़के की बात करूँ, उसने चुन लिया हिंदी और इंग्लिश, तो फर्स्ट में तो आपको इंग्लिश लेना ही पड़ेगा। फर्स्ट में क्या लेना है, इंग्लिश, और दूसरा आप दूसरा कोई एक भाषा यहाँ पर से ले सकते हैं। जो भाषा मैं बता देता हूँ कौन कौन सा है, तो भाषा में हिंदी, उर्दू, बांग्ला, तीनों में से एक ठो आपको चुनना होगा। पेपर 1 आपका इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो पेपर 1 सबके लिए कॉमन है, चाहे किसी भी चीज़ का टीचर बनना चाह रहे हैं आपको पेपर 1 देना होगा, और दोनों को मिला करके 30% होगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर 1 होगा, पेपर 1 में नेगेटिव नहीं है, यहाँ समझने की बात है, पेपर 1 में नेगेटिव नहीं है। पेपर 2 की बात करें, अभी बात हो रही है 1 to 5 की, तो पेपर 2 में देखिए पहले 150 क्वेश्चन था जिसे घटा करके 120 कर दिया गया। पहले 150 क्वेश्चन था जिसे घटा करके 120
कर दिया गया। समय वही है 2 घंटे, मार्क्स रहेंगे 120 मिनट, एक एक नंबर का प्रश्न। अब इसमें आपको क्या क्या पूछा जा सकता है? इसमें आपको गणित पूछेगा प्राथमिक स्तर तक का, रीजनिंग पूछेगा, सामान्य जागरूकता, जीके जीएस जिसको बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान से प्रश्न पूछेगा, राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस पर मैं अपना मॉडल सेट लेकर के आ रहा हूं। अगर आपने नहीं देखा है अभी तो जल्दी से देखिए। मॉडल सेट 1 आ गया, मॉडल सेट 2 भी आ गया है, तो उसे ज़रूर देखें, और मॉडल सेट 3 कल आ जाएगा। तो ये सब आपको सारी तैयारी मैं करा दूंगा, तो विश्वास करके आप चैनल पर बने रहें। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं थोड़ा सा लेट करके वीडियो ला रहा हूँ, क्योंकि मैंने समझा और समझ के बाद आपको सही जानकारी दे दूंगा। हड़बड़ा के देने से नहीं होता है। अब आप कह रहा है कि अब तैयारी कहाँ से करेंगे, तो आप सीधा देखिए, शिक्षा सचिव ने क्लियर, बीपीएससी के सचिव ने क्लियर कहा था कि आप जो स्टेट बोर्ड है ना, स्टेट बोर्ड जो बिहार बोर्ड हम कह सकते हैं, उसका प्राथमिक स्तर का आप सिलेबस तैयारी कर लें। तैयारी कहाँ से करेंगे? प्राथमिक स्तर का, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने एक सवाल और पूछा था कि अगर मैं झारखंड की हूँ, झारखंड का होने के बाद उन्होंने नियोजित शिक्षक है, तो नियोजित शिक्षक बिल्कुल भर सकते हैं, उन पर यह बिहार के स्थायी नीति वाला जो सर्टिफिकेट है वो लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ क्लियर कहा गया है कि जो ये सब नियम लागू हो रहे हैं वो सामान्य कैंडिडेट पर, जो जिन्होंने पहले से ज्वाइनिंग किया हुआ है 2012 से पहले वाला या छठा चरण वाला, उसे बिहार का सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अगर हम देखें 6 to 8 के लिए, 6 to 8 का तो यहाँ कुछ दिया ही नहीं है। 1 to 5 का तो 1 to 5 में 2 पेपर हो गए, पेपर 1 इंग्लिश, और हमने उदाहरण लिया था हिंदी का, और उसमें आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा, 30% लाना है दोनों मिला के। आप इसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे पेपर 2 की 1 to 5 के लिए, तो इसमें आपको नेगेटिव का प्रावधान है। यहाँ नेगेटिव रहेगा, भले ही लिखा ना हो लेकिन नेगेटिव होगा। और तीसरा यहाँ देख रहे हैं 9-10 के छात्रों के लिए, तो वहाँ पर ये कहा गया है पेपर 1 तो आपको देना ही होगा, जबकि पेपर 2 आपका कंसर्न सब्जेक्ट से रहेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, पेपर 1 में आपको 80 प्रश्न होंगे 80 अंक के लिए, पेपर 2 आपका 40 अंक प्रश्न रहेगा 40 अंक के लिए। अब आप देखिए कि कैसे तैयारी कीजिएगा। तो पेपर 1 जो है उसमें आपको एक सब्जेक्ट चुनना है ना। तो सब्जेक्ट तो आपको मैंने बता ही दिया कैसे चुनना है, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। तो इसके लिए आपको एक सब्जेक्ट चुन लेना है, उसकी परीक्षा देनी है। और तैयारी कैसे करेंगे आप? तो एनसीईआरटी के माध्यमिक स्तर तक का बुक आप ले लीजिए। भाग 2 ये कहता है कि आपको सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न होंगे, और 40 प्रश्नों में आपको 40 नंबर लाने हैं। 40 नंबर के हैं 40 प्रश्न। तो ये आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि आपको पेपर 1 तो देना ही है, साथ में पेपर 2 देना है, और जो पेपर 1 होंगे उसके नंबर पेपर 2 में नहीं जुड़ेंगे, मेघा क्रमांक में भी नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करेगा पेपर 1, लेकिन पेपर 2 जो रहेगा उसके नंबर आपके जुड़ेंगे। फिर है यहाँ पर 11-12 के टीचर के लिए, तो यहाँ पर भाग 1 में 80 शिक्षक है, 80 प्रश्न है 80 अंकों के लिए। भाग 2 में 40 प्रश्न है 40 अंकों के लिए। भाग 1 विषय का है, जबकि भाग 2 सामान्य अध्ययन का है। चलिए, जहां जानना है डिटेल मैं वहां बताता हूं। सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए, यानी जितने भी फॉर्म निकले हैं 1 से लेकर के 12 तक के लिए, सारे प्रश्न एमसीक्यू के रूप में हो गए। यहाँ का सभी विद्यालय अध्यापकों को ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ है ना। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, और विषय निष्ठ का मतलब होता है सब्जेक्टिव। तो आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे एमसीक्यू के रूप में, और साथ में गलत उत्तर के लिए नेगेटिव भी काटे जाएंगे। अब यहाँ कह रहा है कि किसको कितने % लाने हैं ताकि वो पास हो जाए। तो यह कह रहा है कि जो सामान्य कैटेगरी के हैं उन्हें 40% लाने पर वो पास माने जाएंगे,
फिर पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और एमबीसी के लिए 34% और दिव्यांगों के लिए एसटी एससी और महिला निःशक्त के लिए 32%। अगर ये नहीं लाते हैं तो प्रतियोगिता से बाहर चले जाएंगे। अब ये नहीं समझिएगा कि सिर्फ इतना ले आए मेरा जॉब हो गया, नहीं, इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा। अभ्यर्थी एक ही विषय का चयन कर सकते हैं, 10 विषय आप चयन नहीं कर सकते हैं। जिस विषय में उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो, पेपर 1 में आपने पास किया है तो आप उसी को भी चुन सकते, पेपर 2 में आप भर नहीं सकते हैं। अगर आप एक से अधिक का चयन करते हो तो आपको एक से अधिक में पास भी होना होगा, 1 2 5 6 2 8 दोनों में पास होना होगा। साक्षात्कार के बारे में इन्होंने क्या कहा वो देख लेते हैं। कहा कि इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं ली जाएगी, कोई भी इंटरव्यू नहीं ली जाएगी। जो परीक्षा के आधार पर लिखित परीक्षा है, याद रखिएगा, आपका ऑफलाइन एग्जाम है। ऑफलाइन जो एग्जाम है उसमें जो आप नंबर लाएंगे उसी का बनेगा मेधा सूची। मेधा सूची बनने के बाद कह रहा कि यदि किसी का समान हो गया नंबर तो जिसका उम्र ज़्यादा है उसको वरीयता मिलेगी। इसके बाद देवनागरी लिपि में जो नाम है उसी के अनुसार से मान्यता मिलेगी। जैसे एक्स कुमार ने 100 नंबर लाया और वाई कुमार ने भी 100 नंबर आया, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो दोनों का नंबर हो गया तो पहले एक्स की उम्र ज़्यादा है तो एक्स वाले को मिलेगा। फिर यहाँ कह रहा है कि कमल और एक नवदीप, कमल और नवदीप दोनों लाया, उसकी एज भी समान हो गई, नंबर भी बराबर हो गया। तब क्या होगा, तो पहले क आता है तो पहले क वाले को लिया जाएगा। अगर आप यहाँ कह रहा है अगर आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करते हैं तो उसी अनुसार से आपको प्राथमिकता भी बतानी होगी। आपको बताना होगा कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है आप किस में ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 2 5 में कि 6 2 8, आपको क्रम देना होगा। उसी क्रम से आपको जो अब फॉर्म भरिएगा ऑनलाइन तो क्रम मांगा जाता है ना, वही क्रम मांगा जाएगा। यहाँ कह रहा है कि आपका एक ही पद मिलेगा आपको, ऐसा नहीं कि आप दोनों पद हो गए 1 2 5 6 2 8 में तो आप दोनों ज्वाइन कर सकते, नहीं, आपको एक ना एक चुनना ही पड़ेगा। आप किसको प्राथमिकता देते हैं उसी अनुसार आपकी चयन होगी। इसकी घोषणा आपको ऑनलाइन में ले ली जाएगी कि आपको इस पर कोई विपत्ति नहीं होगी। वरीयता क्रम देना होगा, तो ये अल्फ़ाबेट के अनुसार यहाँ पर रिक्त पदों की आवंटन की जाएगी। फिर यहाँ अब ज़्यादा कुछ है नहीं। अब इसके बाद जो पास हो गए उसके पश्चात मेरिट कम चॉइस के आधार पर संबंधित जिला में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा, परंतु अधिमान्यता के रिश्ते ने ये कह रहा है आपको काउंसलिंग के बारे में कह रहा है, तो वो सब तो बात की बात है। पहले आप तैयारी करें, पास करें अच्छे नंबर से, फिर काउंसलिंग। अब यहाँ करा कोई अभ्यर्थी 3 बार ही परीक्षा में भाग ले सकता है, चाहे वो फ्रेश हो चाहे वो पहले से शिक्षक का कार्य कर रहे हो, 3 बार से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद जब तक आपके सर्टिफिकेट की जांच से संतुष्टि ना हो जाए आप किसी भी दृष्टि से अस्थायी शिक्षक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका फॉर्जरी निकल जाए, नहीं भी ना निकले, है कि नहीं। तो इसका जो घोषणा पत्र आपसे ले लिया जाएगा ऑनलाइन भरते समय, और ज़्यादा तो कुछ है नहीं इसमें बताने लायक, है ना। आरक्षण के लिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आरक्षण के लिए तो आपको जो कंसर्न जाति में आप हैं तो उसका देना ही पड़ेगा प्रमाण पत्र। तो 2 प्रमाण पत्र आप रेडी कर लीजिए, एक जाति प्रमाण पत्र, दूसरा अस्थाई प्रमाण पत्र, और वो भी बिहार का। अगर आप पिछड़ा वर्ग में हैं तो आपको दिखाना होगा नॉन क्रीमी लेयर का। अगर आपने क्रीमी लेयर का दिखाया तो आपको पिछड़ा नहीं माना जाएगा। नॉन क्रीमी लेयर का दिखाना होगा, ये आपने समझ गया। अब यहाँ एक बड़ा बात, इस पर जो चर्चा का विषय बना हुआ था इस पर मैं बात कर लेता हूँ। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाएं जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र
का सत्यापन मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने आरक्षण का फॉर्म भरा और उससे संबंधित दस्तावेज नहीं दिए तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात और कहा है कि उनके पिता के नाम एवं पते से निर्गत होना चाहिए, न कि पति के नाम से। यानी जो भी आपने सर्टिफिकेट बना रहा है, चाहे आपने सर्टिफिकेट जो बनाया चाहे जाति का हो चाहे निवासी का हो, वो प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, पति के नाम से नहीं। इसमें तो बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो छंट जाएंगी। बहुत खराब बात है ये। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि विवाहित महिलाएं हैं वो जाति प्रमाण पत्र या निवासी प्रमाण पत्र या नॉन क्रीमिलेयर वाला जो सर्टिफिकेट देंगे वो पिता के नाम से होना चाहिए। अब देखिए इसका तोड़ निकल गया। अब यहाँ ये नहीं कहा कि पिता के एड्रेस से होना चाहिए या पति के एड्रेस से होना चाहिए। आपको एड्रेस थोड़ी ना बोला है, आपको कहा नहीं 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 कहा है पिता के नाम एवं पता से होना चाहिए। बोला है, मैं बदलूंगा अपना बात को, तो कहाँ का होना चाहिए? पिता के एड्रेस से और पिता के नाम से। तो यहाँ तो फंसेंगे, मामला फंसता हुआ नज़र आ रहा है। पिता के नाम से अगर आप निवासी बनाना चाहते हैं, यदि मान लीजिए कोई झारखंड का है और बिहार में बस गया है और उसने अपने नाम पर ज़मीन ली है, तो पिता के नाम से निवासी कैसे बनेगा? पिता के पता से कैसे बनेगा? तो वो तो फंसता हुआ नज़र आ रहा है। तभी उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेगा और नहीं तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब कह रहा है कि आरक्षित कोटि के उम्मीदवार जाति अनुरूप संतुष्ट होने के बाद ही उसको टिक कीजिएगा कि आप भरते समय देख लीजिए कि आपके पास ये सब सर्टिफिकेट है कि नहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कोड दिया हुआ है कि अनरिजर्व के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए 3, EBC के लिए 4 और BC के लिए 5, BCL के लिए 6 और EWS के लिए 7। ये कोड भरना होगा जब आप फॉर्म भरेंगे तो ठीक है। अब कह रहा है अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि के रिन्यूअल नहीं होने चाहिए, नहीं होने की स्थिति में मान्य नहीं होगा। ये कह रहा है कि अगर आप दिव्यांग हैं तो आप उसको रिन्यू करा लीजिए। और ज़्यादा कुछ बताने लायक होगा तो मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। और ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा मुझे, और फिर जब आएगा तो फिर मैं उस पर चर्चा करूँगा। हाँ, यहाँ पर है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एक आधार कार्ड जिस पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, साथ में हाल ही में खिंचा हुआ 2 फोटो होना चाहिए। लिखित परीक्षा में भरे गए डाउनलोड किए आवेदन की प्रति रखना होगा आपको, और एडमिट कार्ड की प्रति रखना होगा। इतना चीज़ आपको रखना होगा कि कल खिन कोई कुछ मतलब कल दिन कोई बोलता है तो आप उसको प्रस्तुत कर सकते हो। प्रमाण पत्रों की जांच तो अधिकारी करेंगे, हमें इस पर दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, फीस देख लेते हैं, है ना, फीस देखते हैं। शुल्क है प्रत्येक पद के लिए 200 रुपये तथा अलग अलग कोटिवार के लिए देखिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 750 रुपये जनरल के लिए, ST SC के लिए 200 रुपये, महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये, दिव्यांग के लिए 200 रुपये और अन्य सभी के लिए 750 रुपये फीस लगेंगे। अब यहाँ क्या दिया है, वैसे अभ्यर्थी इनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान के रूप में आधार संख्या अंकित किया गया है, उन्हें बायोमेट्रिक रूप फी के रूप में 200 रुपये के अतिरिक्त शुल्क का भी भुगतान नहीं करना होगा। मतलब आधार कार्ड दिया है उन्होंने और बायोमेट्रिक फ़ीस फिर क्यों लगेगा, आधार कार्ड से ही बायोमेट्रिक हो जाएगा फीस उसका कंप्लीट। और ज़्यादा कुछ है नहीं बताने लायक, ये डेट मैंने शुरू में ही आपको बता दिया, और फिर कोई सूचना आती है तो मैं आपको बताऊँगा।